हेलो सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, आज फिर ऑनलाइन क्लास में वही 16 पेपर का अंतिम चैप्टर को लेकर मैं फिर तुम लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से युद्ध एवं शांति की अवधारणा, वार एंड पीस ए मार्क्सिस्ट व्यू। विद्यार्थियों, वार एंड पीस जो है, युद्ध एवं शांति, सुनने में तो बड़ा शांत और बड़ा क्रूर, दोनों का मेल मिलाप से संयोजित लगता है। वार एंड पीस, अब युद्ध की बात मानव समाज में ही क्यों, आप मानव समाज का जो इतिहास है आप प्रारंभिक काल से ही देखिए, उसमें आप क्या देखते हैं कि मनुष्य अपना जीवन यापन, अपनी जिजीविषा, अपने रहन सहन के स्तर को बचाने के लिए युद्धरत रहता था। उस समय युद्ध करने की जो चाहत नहीं रहती थी, एक मजबूरी रहती थी, अपना पेट भरना। जो काम आज जंगल में हिंसक पशु, जो काम आज जंगल में हिंसक पशु करते हैं, वही काम एक समय मनुष्य भी करता था। बोलोगे क्यों? मनुष्य की चाहत, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की इच्छाएं ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी, महत्वाकांक्षी नहीं था। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ नहीं थी। तो जंगल के पशुओं को मारकर या जंगल के कंदमूल को खाकर, सरोवर, झील, नदी के पानी को पीकर और गुफाओं या पेड़ के मचान बना हुआ पेड़ों पे बसेरा बनाकर आदमी अपना जीवन यापन करता था। बाद में धीरे धीरे आदमी में ब्रेन का विकास होता गया, उसमें एक कबीलाई समाज विकसित होते गई। हर मनुष्यों के समूहों का एक कबीला बनता गया, उस कबीले का एक सरदार, एक प्रमुख, एक लीडर भी घोषित होता था। वो लीडर जिस आधार पे बने, जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पे बने, योग्यता के आधार पर बने, उसकी बलिष्ठता जो होता है, मजबूती जो होता है, वो जो ताकतवर होता है, उस कबीले का कोई मुख्य व्यक्ति या कोई बुजुर्ग व्यक्ति, जो भी आधार हो, जो भी पैमाना हो, आदमी इसी तरह उस कबीले का मुखिया बनता था। धीरे धीरे आदमी का समाज, सभ्यता विकसित होने लगा। बहुत तरह की सभ्यताओं में मनुष्य अवस्थित होते गया, बसेरा बनता गया। मिस्र की सभ्यता
मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, अरेबिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, लैटिन अमेरिका में इंका सभ्यता, अजेतक सभ्यता, यानी कहने का मतलब सभ्यताओं का, इजिप्ट की सभ्यता, सभ्यताओं का दौर चला और मनुष्य परिष्कृत होता गया और ज़्यादा उसमें क्या उसको बोले विकास होते गया। बहुत तरह के आविष्कारों की रचना हुई। आदमी में अब महत्वाकांक्षा वाली, लालचपन वाली, कबीला के सरदार से राजा बनने वाली होड़ अब सवार हो गई। आदमी महत्वाकांक्षी होते चला गया। जितना जितना विकास मानव समाज में हुआ, मानव समाज में लालचपना, लालसाएं और महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती गई। मैं हर सभ्यता पर नहीं जाऊंगा, मैं केवल उदाहरण के तौर पर अपने देश की सभ्यता को ही यहाँ पे ये वार एंड पीस की जो अवधारणा है उसमें हम अपने देश की जो सभ्यता है वो किस तरह इससे रिलेटेड होते गई, ये मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो हमारे यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें क्या था, उसमें आप गौर करोगे उस सभ्यता में नगर निर्माण योजना काफ़ी उन्नत थी। लोग जो है नगरों का विकास करना जान गए थे, नगरों में रहते थे, लोगों का जो है व्यापार भी करते थे, नाव चलाना जानते थे। अच्छा, स्नानागार था जिसको हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं और बाथरूम भी था। मैंने कहने का मतलब है आधुनिक ईंटों का मकान था। तो आधुनिक युग में जिस तरह का होता है लगभग वो चीज़ उस जमाने में लोग उस ढंग से रहना सिंधु घाटी के लोग जान गए थे। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है एकाएक लोप हो गई। अब कहाँ गई इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है, कोई ऐतिहासिक फुट नहीं मिलता है, कोई प्रूफ नहीं मिलता। कोई कहता है कि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बाढ़ आ गई होगी, भूकंप आ गया होगा, नेस्तनाबूद हो गया होगा उस सब। कोई कहता है नहीं, आर्यों से मतभेद हुआ, आर्यों और द्रविड़ों में युद्ध हुआ और उसमें द्रविड़ वहाँ से साउथ इंडिया की तरफ कूच कर गए। युद्ध की जो स्थिति होती है वो वो अनेक तरह की होती है। मैं उसी पर पहले प्रकाश डालूंगा। युद्ध की स्थिति, युद्ध के प्रकार। भारत में यदि ऐसी बात थी कि आर्यों और द्रविड़ों में मतैक्य था या उन दोनों में जो लड़ाई हुई, मैं इसको दूसरा सिरे से लूँगा। मैं कहूँगा दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। ये युद्ध हुआ, मनमुटाव हुआ, मतैक्य हुआ या जो हुआ, लेकिन आप भारतीय वैदिक आख्यानों में क्या देखते हैं? वैदिक आख्यानों में देखते हैं देवासुर संग्राम होता है। बराबर आप पढ़िएगा। एक तरफ का सेनापति इंद्र होता है जिसका मदद विष्णु करते हैं, आख्यान में प्राय अभी देखिएगा। यही एक तरफ असुर लोग होते हैं जिनका मदद शिव या शंकर करते हैं। आप देखिए उस सभ्यता में भी यही बात थी। शंकर यानी शिवलिंग जो है या पशुपति की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। वहाँ के लोग क्या करते थे? देवी पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, योनि पूजा करते थे
और क्या, और वहाँ पर पुष्प से पूजा होता था, सामने एक आकार होता था, एक प्रतिमा होती थी। वहाँ इस तरह का ढंग था पूजन का, धार्मिक अनुष्ठान का। और आर्यों का था क्या, आर्य लोग निराकार ईश्वर का पूजा करते थे। वो लोग प्राकृतिक देवी देवताओं का जो पूजा करते थे उसका नाम देते थे, जैसे वरुण, जैसे सूर्य, जैसे चंद्र, जैसे मित्र, जैसे संध्या, जैसे उषा। तो इस तरह का प्राकृतिक जो प्रतीक होते हैं उसे देवता मानकर पूजन करते थे। और विष्णु जो है, विष्णु एक तरह से उन लोगों का राजा होता था। और इंद्र जो है, इंद्र देवताओं का राजा था। और विष्णु इंद्र से भी बढ़कर होता था, जो इंद्र को समय समय पर मदद करते थे। तो लेकिन आप गौर किए, इंद्र वर्षा का देवता है, और वरुण जो है पानी का देवता है, सूर्य जो है वो तो आज भी है, चंद्र आज भी है, अग्नि आज भी है, वायु आज भी है। तो ये सब प्राकृतिक देवी देवता थे। कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा का वो लोग पूजा नहीं करते थे। और पूजन का ढंग क्या था, वो लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ में वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते थे, और उन श्लोकों के आधार पर यज्ञ करते थे। वही उन लोगों का पूजन विधि था, वही उन लोगों का पूजन का अनुष्ठान था। यानी वो लोग निराकार ब्रह्म का पूजा करते थे, और बाकी ये सब देवी देवता इस टाइप के थे। तो बाद में जब ये दोनों मर्ज हुआ तो एक हिंदू धर्म उसको नाम दे दिया गया। जिसने भी दिया वो अलग बात है, लेकिन आप गौर कीजिएगा दोनों का मर्ज हुआ। उधर से शिव को ले लिया गया, देवी को ले लिया गया, इधर से विष्णु को ले लिया गया, लेकिन बहुत कुछ छोड़ दिया गया। यदि असुर कोई देवी देवता का पूजन नहीं होगा तो इधर से इंद्र का भी पूजन नहीं होगा। ये सैक्रिफाइस दोनों सभ्यताओं ने मिल के किया। इधर से इंद्र को गौण कर दिया गया, वरुण को गौण कर दिया गया, उधर से असुरों को गौण कर दिया गया। तो कहने का मतलब है ये मिल के मर्ज हुआ। और भी बहुत सारा मर्ज हुआ, जैसे यहाँ और भी बहुत नागवंशी लोग रहते थे, कोल रहते थे, भील रहते थे, किरात रहते थे। तो इन लोगों का भी जो था, किसी का काली प्रतिमा होती थी, किसी का नाग देवता होता था, वो ज़्यादा जो मूलवासी थे अंदर बीहड़ जंगल में रहने, तो उन लोगों के भी देवी देवताओं को अपना लिया गया। अच्छा, बहुत सारे प्रतीक चिन्हों को भी अपनाया गया। पेड़ों की भी पूजा, पीपल, बरगद, ये सब का हिंदू धर्म में होने लगा। एक पुरातन देवी जो घोर आदिवासियों की देवी काली जी जो होते, उसको भी आराध्य देवी मान लिया गया। तो कहने का मतलब है बहुत सारा मिक्स हुआ। बहुत यहाँ जो लोग रहते थे वो सबों को समाहित किया गया। उसका भी ये नहीं कि किसी सभ्यता को यहाँ नेस्तनाबूद नहीं किया गया। तो यहाँ एक इस तरह की युद्ध की यहाँ पर शैली हुई। और युद्ध की कैसी शैली होती है? युद्ध की एक शैली होती है एक सभ्यता को समूल नाश करना। तो इस तरह भी बहुत जगह हुआ। ईरान में क्या हुआ? ईरान में एक पारसी सभ्यता थी, जरोथुस्त्र उसके फाउंडर कहे जाते हैं। वहाँ पर बाद में जब अरबों ने आक्रमण किया तो उस सभ्यता को ही, उस संस्कार को ही, उस धर्म को ही वहाँ से नेस्तनाबूद कर दिया गया। कुछ वहाँ से बचे खुचे लोग नाव में आके गुजरात आ गए, और वही लोगों का धर्म आज इंडिया में 4-5 लाख लोग होंगे आज भी, या 20 लाख होंगे। 1 करोड़ तो हैं ही नहीं। वो पारसी धर्म वाले मतावलंबी हैं। तो युद्ध का, और युद्ध किस तरह का होता है? एक युद्ध होता है कि उसको कहते हैं कोल्ड वार। ये हाल फिलहाल में हमारे आधुनिक युग में देखने को मिला है। उसके पहले भी 2 वर्ल्ड वार हुए, उसके बाद 2 महाशक्तियों का
विकास हुआ। एक हुआ अमेरिका एक महाशक्ति बना, एक महाशक्ति बना सोवियत रूस। अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिनिधि था और सोवियत संघ जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था, समाजवादी ढांचा था, साम्यवाद का वो प्रतीक था। और दोनों महाशक्तियों में लड़ाई हमेशा रही, युद्ध हमेशा रहा, लेकिन ये किस तरह का युद्ध था? ध्वंस देने वाला युद्ध। कि लगता था दुनिया के अन्य देश समझते थे आज ये जरूर इससे लड़ेगा, आज अमेरिका रसिया पर अटैक करेगा। रसिया समझता और अमेरिका समझता था कि आज रसिया हम पे अटैक करेगा, लेकिन आज तक इन दोनों महाशक्ति जब तक दोनों रहा, आज तक कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं किया, केवल ध्वंस वाली लड़ाई चलती थी। कारण क्या था? दोनों महाशक्ति था, दोनों एक दूसरे से लड़ने से डरता भी था, दोनों परमाणविक शक्तियां अपराध थी दोनों के पास। तो कहने का मतलब ये इस तरह का युद्ध हुआ। उसके बाद भी युद्ध की स्थिति आती है, धार्मिक युद्ध। पहले क्रूसेड कहते थे, पहले जिहाद कहते थे, पहले उसको धर्म युद्ध कहा जाता था, यानी धर्म को सामने रख के आदमी लड़ने का बहाना खोजता था और इस आधार पे लड़ता था। और इस तरह की भी लड़ाई हुई, अपने धर्म, अपने आचरण, अपने समाज संगठन, अपनी जो संस्कार है, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है, अपना जो जीने की कला है, उसको उस धर्म को से च्युत करके अपने धर्म को उस पर लादने का तरीका बहुत। धन का लोभ देके लादा जाता है, एक डरा के लादा जाता है, 2 कत्ल करके लादा जाता है, 3 ब्रेन वॉश करके लादा जाता है, 4। तो ये उस धर्म से उसको, उस स्वधर्म जो उसका धर्म है, उस धर्म से उसको अलग करके अपने धर्म में उसको मिलाने का येन केन प्रत्ययन जो भी तरीका है, जो भी तरीका, निचोड़ यही है, निष्कर्ष यही है कि उसका जो मूल धर्म है उस धर्म से उसको अलग करके अपने धर्म में ले आना। ऐसा क्यों किया जाता था? इससे एक सम विचार का बढ़ता था और वैसे लोगों की अधिकता हो जाए तो उस के मानने वाले, उस सिद्धांत को मानने वाले, उस विचार को मानने वाले, उस धर्म को मानने वाले, ये जब बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक हो जाएंगे तो उसके जो सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल होते हैं वो राज करना चाहते हैं। मेन मुद्दा है राज करना, मेन मुद्दा है आधिपत्य जमाना, मेन मुद्दा आदमी का ये शुरू से ही रहा है कि हमको शासक बनना है। यही सबका देन सिकंदर है, यही सबका देन अलेक्जेंडर है, यही सबका देन आपका क्या बोलते हैं, ये अशोक भी कहिए, हमारे देश में अशोक भी था, अशोक भी, लेकिन वो यहाँ के लोगों की एक खूबी थी, ये भारत देश से बाहर नहीं जाता था, अपने देश पर ही पूरा देश पर राज करना चाहता था। लेकिन विदेशी जो थे वो विश्व विजेता बनना चाहते थे। तो उसमें सिकंदर थे, हिटलर थे, मुसोलिनी थे, बहुत सारे लोग डिक्टेटर बने। अब मैं आता हूँ वार एंड पीस, ये मार्क्सिस्ट व्यू पर। मार्क्स ने, ये एक जर्मन दार्शनिक थे, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री भी थे। तो इन्होंने 1848 में, गौर कीजिएगा, 1848 में एक अपना इन्होंने एक किताब भी लिखा था, दास कैपिटल। उस किताब के आधार पर उसमें जो मूलभूत बातें हैं उसमें उन्होंने दुनिया में कुछ अजीब चीज देखा। उनका जो समय काल था उस समय यूरोप में, वो वहीं के रहने वाले थे, जर्मनी के। वहाँ पर क्या था, पुनर्जागरण,
ये औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब हो चुका था। यानी कहने का मतलब कि हथकरघा, बुनकर वाली या इस तरह की वहाँ पर अब सामान नहीं बनते थे। इन्वेंशन बहुत चीज़ों का हो चुका था। कल कारखानों का अब युग चलाया था। कल कारखाना क्या किसे कहते हैं? उसमें क्या होता है, एक ऐसा मशीनरी जिसमें उत्पादन व्यापक पैमाने पर हो, वैसे उत्पादन स्थल को कल कारखाना कहा जाता है। फैक्ट्री हम लोग कहते हैं उसको। तो वो सब यूरोप में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, जगह जगह, हर जगह, पेरिस में, हर जगह वो फैल रहा था। कल कारखाने बन रहे थे और उत्पादन जोरों से हो रहा था। तो उत्पादन के लिए आदमी की ज़रूरत होती है। उत्पादन जो है अपने आप नहीं होता है, मशीन चलाएगा, लेकिन आदमी की उसमें ज़रूरत भी होती है। तो कल कारखाने चलाने वाले 2-3 आदमी होते हैं, 5 आदमी होते हैं, 10 आदमी होते हैं एक कल कारखाने चलाने, लेकिन उसमें जो उत्पादन होता है तो उस उत्पादक तत्व को कार्यान्वित करने में जिन लोगों का हाथ होता है वो बहुसंख्यक लोग होते हैं। एक तो अंतर ये है, ये चीज़ कार्ल मार्क्स ने देखा। कितना टाइम हुआ देखो तो, ये चीज़ कार्ल मार्क्स ने देखा। दूसरी जो चीज़ है वो कार्ल मार्क्स ने देखा कि ये जो कल कारखाना जिसने जो चला रहा है वो जो है अमीर आदमी होता है, उसके पास काफ़ी पैसे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है, 2-3-1% होता है। या एक कल कारखाने का जो ऑल इन ऑल होता है, उसका जो सर्वेसर्वा होता है, उसका जो मालिक होता है, वो एक अकेला या 2-3 पार्टनर होते हैं, और बाकी जो उस कल कारखाने से रिलेटेड होते हैं वो उसके अंडर में रहने वाले लोग होते हैं। तो और ये लोग जो हैं, ये इसे मजदूर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर काम करता है और उसको उस काम करने के एवज में मेहताना मिलता है। लेकिन उत्पादन जो होता है उसमें उसका कोई परसेंटेज बंधा हुआ नहीं होता है। तो मार्क्स ये सब देख रहा था। तो मार्क्स में ये सब विचार जो आई, ये सब देखने के दौरान ही आई होगी। मेरा कहने का मतलब है कि मार्क्स ने जो बुक लिखा दास कैपिटल, या मार्क्स ने जो अपनी समाजवादी चिंतन में, मार्क्स अकेले नहीं थे, एक बात मैं कहना भूल गया, मार्क्स और उनका एक सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स, ये दोनों मिल के एक विचारधारा को, ये सब बातें देखकर एक विचारधारा उनके मन में आई, उन दोनों के मन में आई, और उन्होंने उस विचारधारा का सूत्रधार बने दोनों। उस विचारधारा को उन्होंने कड़ी से कड़ी देके मिलाया, उसे उन्होंने एक सूत्र में पिरोया, और उस विचारधारा, उनके अंदर जो विचार बलवती हुई, जो विचार जागी, इस संबंध में ये सब देखकर, तो उससे उन्होंने समाजवाद का नाम दिया, जो बाद में साम्यवाद के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो विद्यार्थियों, ये मैं एक लेक्चर और लूँगा इसमें, क्योंकि ये आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थियों, मैं आज का क्लास, ऑनलाइन क्लास यहीं पे स्थगित करता हूँ, और तुम लोगों को अगले क्लास के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप लोग खुश रहिए और टेक केयर, स्टे होम, गुड लक।